मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। दिल्ली फसादात को लेकर, दिल्ली दंगों को लेकर कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अभी जिस तरह से सफूरा को बेल हुई, लेकिन उसके साथ ही कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस दर्ज किए गए, उनको जेल तक पहुंचा दिया गया, उनको कई महीने हो गए जेल में, लेकिन उसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, जिसमें से खालिद सैफी हैं, कई लोग और हैं। उसके अलावा कई एफआईआर ऐसी हैं जो प्रोटेस्टर्स के जरिए कराई गई हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस के एसीपी और एसएचओस को नामजद किया गया है, लेकिन उनके ऊपर लगातार दबाव बनाए गए कि आप एफआईआर दर्ज ना कराएं, नहीं तो आपको ही उल्टा फंसा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो अपनी एफआईआर की जो लैंग्वेज है उस पर कायम रहे और बार बार वो पुलिस से गुहार लगाते रहे कि उनकी जो एफआईआर है उस पर कार्रवाई की जाए, उनकी जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज कराई जाए। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील शाहिद अली साहब, जिनको आप अक्सर चैनल्स पर देखते हैं। ख़ासतौर से तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामलों को में आपने अक्सर उनको देखा होगा। शाहिद साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी सफूरा को बेल हुई, लेकिन उसके बावजूद दर्जन भर लोग ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी तरह से, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो सीएए के प्रोटेस्ट में सर्वा थे, आगे थे, उनके ऊपर इस तरह की धाराएं लगाई गई, यूएपीए लगाया गया, उनके ऊपर दंगे के आरोप लगाए गए और उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, ना तो चार्जशीट की जा रही है और ना ही उनकी जमानतें हो रही हैं। शकील भाई, सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि जिस यूएपीए को लगाया गया है उसमें अमेंडमेंट पिछले साल ही हुआ था अगस्त में, और उस अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए बहुत सारी पिटीशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, फाइल की गई, जिसमें नोटिस भी हुए, लेकिन उन पिटीशंस की अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो जिन जिन लोगों ने भी उन पिटीशंस को फाइल किया हुआ है, हमने पहले भी अपने लाइव के माध्यम से उनसे सबसे कहा था, पर्सनली भी मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट की है और आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाकर उन पिटीशंस पे समाप्त कंप्लीट करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस अमेंडमेंट की वजह से अब ये हो गया है, पहले क्या होता था कि यूएपीए में बंद करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की होने की जरूरत होती थी, यानी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन इस बदलाव के बाद में एक अकेले आदमी को भी अब टेररिस्ट कहा जा सकता है और उसको यूएपीए में बंद किया जा सकता है। तो जब तक कि उस एक्ट के जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई समाप्त नहीं होगी, उस अमेंडमेंट को कैंसिल नहीं करवाया जाएगा, इस तरह की जो चीजें होनी शुरू हुई हैं ये होती रहेंगी। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि कहीं ये बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर न शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए इस मुल्क के अंदर विरोध की आवाज को दबाना ये एक आजकल ट्रेंड सा चल रहा है। तो ये विरोध की आवाज को दबाने की जो कोशिशें हैं, इसमें ये कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं और ये कामयाब नहीं होने चाहिए। हमें जुडिशरी से पूरी उम्मीद है कि जुडिशरी इसमें अपना संज्ञान लेगी और जुडिशरी इसमें काम करेगी, लेकिन हम लोगों का भी फर्ज ये बनता है कि हम लोग आगे आए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात की दरख्वास्त करें कि उस अमेंडमेंट के खिलाफ जो पिटीशंस पेंडिंग है उनका निपटारा फौरन करें। शाहिद साहब, देखने में ये आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई इस तरह का मामला पहुंचता है तो उसको बड़ा लंबा उसको किया जाता है। जैसे शाहीन बाग का मामला पहुंचा, उसमें लगातार तारीखें मिलती रहीं, और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें लगातार तारीखें मिलती चली जाती हैं। कई दफ़ा ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए आती है जिस पर कई तरह के सवालात खड़े होते हैं। अभी जिस तरह से आपका कहना है कि यूएपीए के मामले में भी बहुत सारी याचिकाएं लंबित हैं जिन पर सुनवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों के ऊपर खासतौर से दंगों में इस तरह के केसेस लगाए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करें, सुप्रीम कोर्ट में ये कहें कि इस पर सुनवाई की जाए ताकि क्लियर हो पाए जो अमेंडमेंट हुआ है, जिसके जरिए किसी को भी फंसाया जा सकता है। और ये बात सामने आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी से भी बुरे हालात हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के जरिए लोगों को फंसाया गया, ऐसे ऐसे केसेस में फंसाया गया जिसके कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, जिसकी वजह से जो बेल्स नहीं हो रही हैं, हाई कोर्ट से बहुत मुश्किल से सफूरा को जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है उसको बेल मिली। तो किस तरह से आप ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह की चीज़ें लंबित हैं
और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से लोकतंत्र के जो पिलर हैं, चाहे वो मीडिया की बात करें, चाहे वो जुडिशियरी की बात करें, वो पूरी तरह से चरमरा गए हैं, खत्म हो गए हैं। देखिए शकील साहब, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मेरा अपना मानना ये है जाती कि हमें सच के साथ खड़े रहना है, हमने सच्चाई के साथ खड़े रहना है। सच कभी हारता नहीं है, ना सच कभी हारेगा। विचलित हो सकता है, आज नहीं कल सच जीतेगा। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमने सच के साथ खड़े होना है और सच को जब जीतना होगा वो जीत जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मीडिया इस वक्त अपना काम सही नहीं कर रही है और बहुत सारे लोग जुडिशरी में भी ऐसे हैं जो कि प्रेशर्स में आ जाते हैं, प्रेशर्स में आने के बाद काम करते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद आज भी बहुत ज्यादा है। तो हमने ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कुछ चीजों में अगर हमारे मन के खिलाफ फैसला आया है या हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ फैसला आया है तो पूरी जुडिशरी खराब हो गई है। ऐसा नहीं है, पूरी जुडिशरी कभी भी खराब नहीं थी, ना कभी खराब है। हमें जुडिशरी पर यकीन करना होगा। आज भी बहुत अच्छे फैसले आते हैं और आ रहे हैं और हमें यकीन है कि अगर हम इसमें सच के साथ खड़े रहेंगे तो आज नहीं कल इसमें हम जरूर जीतेंगे। ये वक्त भी नहीं रहेगा, वो वक्त भी नहीं था, ये वक्त भी नहीं रहेगा, अच्छा वक्त भी आएगा। तो इस उम्मीद के साथ में मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे भी, जितने भी लोग हमको प्यार करते हैं उनसे भी, कि आप लोग सच के साथ खड़े रहिए। किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से जुल्म के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। आपको ये जुल्म जो होता है वो आपको स्ट्रांग बनाता है। और जो ऑनरेबल कोर्ट में बैटर्स हैं, जो अभी राइट्स में लोग पकड़े गए हैं, यहां पर हमारी भारत की सरकार से मांग यह है कि उसमें ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उसमें और बहुत सारे लोग उसमें बेगुनाह भी पकड़े गए हैं। क्योंकि मैं भी कुछ केसेस कर रहा हूं, उसमें वीडियो में कहीं का कुछ दिखा दिया, कहीं का कुछ दिखा दिया, उसको सबको जोड़ा जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। जो लोग गिल्टी हैं वो जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं उनको छूटना चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि अगर कल को 5 साल बाद या 4 साल बाद या 3 साल बाद वो अगर बेगुनाह साबित होकर बाहर आते हैं तो इस वक्त को उनके कौन लौटाएगा? कोई नहीं लौटा सकता है। तो इसलिए अब एक चूंकि कानून की बात यह है, कानून के वो शिकंजे में है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि साहब वो बेगुनाह है या वो गुनहगार है। इसका निपटारा तो ऑनरेबल कोर्ट करेंगी, इसका फैसला ऑनरेबल कोर्ट करेंगी और ऑनरेबल कोर्ट इसका फैसला तभी कर सकती है जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बने इसके लिए और इन केसेस को 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर निश्चित करें कि इनका निपटारा हो। शाहिद साहब, जिस तरह से कुछ एफआईआर ऐसी हैं जिस पर अभी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर स्टोरीज भी हो रही हैं, चांदबाग के कुछ लोग हैं जिसमें महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, मुस्लिम, उसके अलावा और जाफराबाद इलाके में, जाफराबाद थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कंप्लेंट दर्ज हुई हैं, कंप्लेंट रिसीव की गई हैं। उसमें जिस तरह से उन्होंने जो लैंग्वेज है उसकी ड्राफ्ट की, उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से वहां पर एसीपी, एसएचओ और डीसीपी को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे फोन पर, किस तरह से कपिल मिश्रा वहां पर अपना पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहे थे फोन पर, और उसके बाद जिस तरह से फसाद भड़के और लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लोग पूरी कहानियां उसमें बताई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाया, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो उस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह से आगे इस पर कानूनी कार्रवाई? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट भी ये कहती है कि पुलिस के संज्ञान में जब भी कोई ऐसा मामला आएगा या लाया जाएगा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या कोई सी हीनियस क्राइम की बात हो, तो पुलिस का फर्ज है सबसे पहले उसमें एफआईआर दर्ज करे। और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो जो आदमी है जिसने कंप्लेंट की है उसके पास राइट्स हैं कि वो हायर ऑफिशियल्स के पास जाए, और हायर ऑफिशियल्स के पास भी अगर एफआईआर दर्ज होने के ऑर्डर नहीं होते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि एफआईआर दर्ज वहां पे की जाए, एफआईआर दर्ज होने के उसमें ऑर्डर्स हो। ये बात सही है कि इसमें एफआईआर नहीं हो रही है, एफआईआर होनी चाहिए थी। जब इतने हीनियस उसके अंदर एलिगेशंस लगे हुए हैं, इतने सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब मसला वही आता है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एफआईआर होगी तो इन्वेस्टिगेशन तो फिर इन लोगों ने ही करनी है, तो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होंगी? तो इसके लिए कोई अलग से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी बननी चाहिए कि जो इस तरह की जो काउंटर एलिगेशंस हैं
या काउंटर एफआईआर है। पहली बात तो यह है कि काउंटर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहती है काउंटर एफआईआर की जो एलिगेशंस है उनकी भी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके लिए एक अलग से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंपार्शियल बनाई जा सकती है। अब कैसे बनाई जाएगी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम फिर भी यही बात कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जानी चाहिए। हो सकता है उसके अंदर कुछ ईमानदार लोग आ जाएं, ईमानदार लोग आ गए तो फिर देखिए क्या होता है वहां पर। और आपने खुद देखा है सर कि जब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इन 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए कि एफआईआर दर्ज करिए, मिस्टर कपिल मिश्रा और मिस्टर अभय वर्मा, मिस्टर परवेश शर्मा, तो फिर उसके बाद का घटनाक्रम आप सबके सामने है। तो ये अपनी जगह सारी चीजें, इन्हीं चीजों से तो हमने 2-4 होना है, इन्हीं चीजों से तो हमने कानून के हिसाब से, कानून के तरीके से लड़ना है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आप स्ट्रांग रहिए, आप हिम्मत से काम लीजिए। अगर इन चीजों में आपने हिम्मत हार ली, दिल हार लिया अपना, तो फिर कहीं कहीं नहीं रहेंगे। तो आप हिम्मत से काम लीजिए। आपके पास जो कानूनी रिकोर्सेज हैं उनको आप पूरी तरह से अपनाइए। मैं इस यकीन के साथ, जो अपनी पूरी जिंदगी हमने देखा है कि ईमानदार लोग आज भी ज्यादा हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। अनडाउटेडली बेईमान लोग या बिकने वाले लोग या करप्ट लोग भी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जीत आखिर में जाके सच की होती है और इसमें भी इंशाल्लाह सच की होगी। इस पूरे मामले में जिस तरह से रिपोर्ट्स आई, शुरू में हमने भी जाकर के वहां पर कवर किया, तो देखने में यह आया, जब लोगों से अगले दिन बात हुई, जब फसादात चल रहे थे, खास तौर से शिव विहार इलाके में रात भर तांडव मचता रहा। लोग फोन कॉल्स करते रहे, रात भर मेरे पास भी फोन आते रहे, लगातार मैं डीसीपी से संपर्क में था, लेकिन कोई पुलिस वाला घंटों तक वहां नहीं पहुंचा। आग लगाई जाती रही घरों के अंदर। अब जिस तरह से जो कंप्लेंट की लैंग्वेज है वो आपने पढ़ी होगी, जिस तरह से खुद डीसीपी के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, एसीपी के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, और वीडियो सब जानते हैं कपिल मिश्रा के साथ डीसीपी सूर्या वहां पर खड़े हुए हैं और किस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है कपिल मिश्रा, लेकिन उसके बावजूद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है जिनका कोई एविडेंस नहीं है कि वो वहां पर मौजूद थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। खजूरी में खालिद सैफी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, जो खजूरी में प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जब बेल की बात आती है, जब कोर्ट में लोग पहुंचते हैं बेल कराने, तो अभी तक उस पर सुनवाई नहीं होती, उनको बेल नहीं मिलती। उनकी खालिद सैफी की पत्नी बार बार ये कह रही हैं कि मैं परेशान हूं, और उनके उस मामले में जो है चार्जशीट भी दाखिल नहीं की जाती है। तो किस तरह से ऐसे मामले में जिसमें डीसीपी को कंप्लेंट एक्यूज बनाया जा रहा है, जिसमें उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है और जांच खुद डीसीपी को करनी है, एफआईआर थाने को करनी है, तो कैसे इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, आपके 3-4 सवाल इसमें हैं। मैं 3-4 सवालों के जवाब मैं जल्दी जल्दी आपको देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो जो कपिल मिश्रा के रोल की बात है और जो दिल्ली पुलिस के रोल की बात है, ये एक ओपन फैक्ट है। और इस पर अगर आप गूगल में जाएं, विकिपीडिया खोलें, दिल्ली राइट्स 2020, तो पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। वो विकिपीडिया ना मैंने लिखा है ना आपने लिखा है, वो एक ओपन फैक्ट के बारे में जो लोगों की तमाम उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो सबके बारे में बताते हैं। और उसमें जिस तरह से दिया गया है, एक एक चीज को उसमें बताया गया है, किस तरह से राइट शुरू हुए, कपिल मिश्रा ने क्या कहा, कपिल मिश्रा के बाद में लोगों ने आकर के वहां पर क्या किया, तमाम प्रॉपर्टियां जलाई, घर जलाए, लोगों को मारा, पुलिस कॉल्स पर नहीं आई, मदद के लिए नहीं आई, अस्पताल में उनका इलाज नहीं हुआ, ये सब एक ओपन फैक्ट है। जो आपका दूसरा सवाल था कि इन लोगों की बेल नहीं हो रही है और चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है, चार्जशीट अगर 90 दिन के अंदर फाइल नहीं होती है तो कोर्ट के अंदर, कानून के अंदर प्रावधान है कि उनकी बेल हो जाए। तो चार्जशीट सबके अंदर फाइल हो रही है। जहां तक बेल की बात है, बेल देना ना देना ये ऑनरेबल कोर्ट का विशेषाधिकार है। इसमें ना आप हस्तक्षेप कर सकते हो, ना मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। ये चीज हमें ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हमें इस बात को जरूर करना चाहिए कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके मुकदमे चलाएं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब इनके मुकदमे चलेंगे तो महीने या 2 महीने के अंदर पूरे केस का निपटारा हो जाए। जब केस का निपटारा हो जाएगा तो हमें बेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो गुनहगार है सजा मिल जाएंगी, जो बेगुनाह है वो लोग वापस आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को जरूर हमने अपने गांठ बांध के रखना चाहिए कि कानून क्या है, कानून क्या कहता है। हमने किसी भी तरह के भड़कावे में नहीं आना है, किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना है। सबकी आंखें खुली हुई हैं, सबके पास दिमाग है और तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, किस तरह से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। तो हमें अपने देश को एक अच्छा देश बनाने के लिए हमने कोशिश ये करनी है कि इंसाफ हो, और इंसाफ तभी होगा जब ये जो दूसरे लोग हैं जिनके खिलाफ लगातार कंप्लेंट हो रही है, गूगल में भी लिखा हुआ, विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है, और तमाम कंप्लेंट जिनका भी आपने जिक्र किया वो भी फाइल हो रही है, जब इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी,
कपिल मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। आपने देखिए, आपने प्रोटेस्टर को बंद कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोटेस्टर को बंद करेंगे, आप एक कानून का हवाला देकर के, कानून का साथ देकर के, तो आपने बाकी लोगों को छोड़ा हुआ है। तो एक तरह से ये जो बायस्ड कार्रवाइयां होती हैं, इससे देश कमजोर होता है, इससे लोगों की भावनाएं टूटती हैं, इससे डेमोक्रेसी, जुडिशरी में और पुलिस सिस्टम में विश्वास कम होता है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी मांग ये है कि जब कार्रवाइयां हो रही हैं तो एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन दोनों की जांच होनी चाहिए, दोनों में एफआईआर होनी चाहिए, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो गुनहगार उनको सजा होनी चाहिए, जो बेगुनाह हैं वो बचने चाहिए। शुक्रिया शाहिद साहब। ये थे एडवोकेट शाहिद जो तफसील से हमसे बात कर रहे थे। खास तौर से इन्होंने 3 बातों का इस हमारे प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया। एक तो ये कि यूएपीए जो लगाया जा रहा है उसके लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। दूसरी बात ये कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए इस पूरे मामले में दिल्ली दंगों को लेकर, ताकि जल्द से जल्द निपटारा शिकायतों का हो पाए, एफआईआर का हो पाए, और जो बेगुनाह हैं उनको जमानत मिल जाए। और तीसरी बात यह कही कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बनानी चाहिए और उसके जरिए पूरी तरह से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो पाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।